हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अप्रैल में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने इस कैबिनेट का अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू किया था। ये कैबिनेट जो है एंट वैल्यू की तरफ से आता है और इसका मॉडल नंबर जो है CV200 है और लो बजट गेमिंग कैबिनेट है ये। तो उस वीडियो में मैंने जो है आपको बताया था कि इस कैबिनेट के साथ मैं एक 50K रुपीज़ का गेमिंग एंड एडिटिंग पीसी बिल्ड करूँगा जो कि इंटेल के 11th जनरेशन पे बेस्ड होगा। इसका अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है इस कैबिनेट के साथ अपना पीसी बिल्ड करेंगे और देखेंगे कि जो इस कैबिनेट के साथ जो बिल्ड एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है और बनने के बाद जो पीसी बिल्ड बनने के बाद जो अपना इस कैबिनेट का कैसा लुक आता है वो देखेंगे। बिल्ड प्रोसेस शुरू करने से पहले जो मैं इसमें कंपोनेंट्स यूज़ कर रहा हूँ इनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा प्रोसेसर है जो कि इंटेल के 14 जनरेशन कोर i5 14400F प्रोसेसर है, जिसमें आपको जो है 10 कोर और 16 थर्ड देखने को मिलते हैं, जिसमें से 6 कोर जो है परफॉर्मेंस कोर होता है और 4 जो है एफिशिएंसी कोर होता है। मदरबोर्ड के लिए हम जो है गीगाबाइट का H610MK DDR4 मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं जो कि माइक्रो ATX बोर्ड है और हमारे कैबिनेट में भी जो है अप टू माइक्रो ATX बोर्ड ही सपोर्ट करता है, तो ये बोर्ड जो है इसमें डेफिनेटली फिट आ जाएगा। रैम के लिए हम इसमें गैमिस का D30 यूज कर रहे हैं जिसमें हम 16GB के 2 स्टिक यूज कर रहे हैं एट 3200 मेगाहर्ट्ज़। स्टोरेज के लिए हम इसमें सैमसंग का 970 EVO प्लस 1 टेराबाइट का NVMe स्टोरेज यूज कर रहे हैं जो कि आपको Gen 3 स्पीड में देखने को मिल जाता है। 3.5 Gbps का रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिल जाता है और ये हमारा NVMe जो है ओपन बॉक्स नॉन यूज्ड कंडीशन में है। इसके बाद हम इसमें एक नेटवर्क कार्ड भी यूज कर रहे हैं जो कि है ASUS का वायरलेस AC2100। इसमें आपको जो है डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब इसमें जो हमारा i5 14400F जो प्रोसेसर है हमें इसमें इंटीग्रेटेड GPU का सपोर्ट नहीं मिलता है। डिस्प्ले के लिए हमें जो है डेडिकेटेड GPU की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो डेडिकेटेड GPU के लिए हम NVIDIA का RTX 3060 Ti यूज कर रहे हैं जो कि हमें इसमें 8GB का जो है GDDR6 VRAM देखने को मिल जाता है और ये GPU जो है हमारा यूज्ड कंडीशन में है, प्री ओन्ड सेकेंड हैंड GPU है। और पावर सप्लाई के लिए हम डीपकूल का PL550D यूज करें जो कि हमारा 550 वाट का 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ आता है ये पावर सप्लाई। और इसमें हमें जो है ATX 3.1 एंड जो PCI 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके कारण जो आप इसमें जो लेटेस्ट जनरेशन का ग्राफिक्स कार्ड जो भी है वो इसमें आप लगा सकते हैं, जैसे कि RTX 40 सीरीज़ हो गया, 50 सीरीज़ हो गया, तो इसमें डेफिनेटली वो GPUs जो है आराम से सपोर्ट कर जाएगा। तो ये थे वो सारे कंपोनेंट्स जो मैं आज की इस बिल्ड में यूज़ करूँगा और इन सब की प्राइसिंग जो है मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो आप सब लोग जो है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो अब चलते हैं अपने बिल्ड प्रोसेस की तरफ। बिल्ड प्रोसेस शुरू करते टाइम मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूँगा कि आप मदरबोर्ड को जो है मदरबोर्ड के बॉक्स के ऊपर रख के ही बिल्ड करें। इससे क्या होगा कि आपका जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण आपका मदरबोर्ड या कोई दूसरा कंपोनेंट जो है वो डैमेज नहीं होगा। अब हम लीवर को हल्के से प्रेस करके इसको उठा लेंगे जिससे हमारा CPU सॉकेट का जो कवर है वो खुल जाएगा। अब हम CPU को CPU सॉकेट में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करते वक्त आप देखेंगे कि CPU पे और CPU सॉकेट के दोनों के कॉर्नर पे आपको एरो दिखने को मिलेगा। उन एरो को आपको मैच करके आपको CPU को इंस्टॉल करना है सॉकेट में। इंस्टॉल करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि जो CPU सॉकेट के जो पिन्स है वो डैमेज ना हो। सॉकेट को बंद करते टाइम अगर आप चाहे तो पहले से ही इस प्लास्टिक के कवर को निकाल सकते हैं और अगर आप चाहे तो जब आप लीवर को बंद करेंगे, प्रेस करके बंद करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली निकल आएगा बाहर। अब हम CPU कूलर को इंस्टॉल करेंगे। कूलर को इंस्टॉल करने के लिए हम जो CPU सॉकेट के जो चारों तरफ होल बने हुए हैं उसे कूलर के जो 4 लेग्स है उसके साथ अलाइन करके हम उस पर बिठा देंगे। फिर हम लेग्स को जो है हल्के से प्रेस करके मदरबोर्ड पे इसे फिट कर देंगे। अब कूलर अच्छे से इंस्टॉल हुआ है या नहीं ये देखने के लिए आप मदरबोर्ड की दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो कूलर के जो चारों लेग्स है उसके लॉक्स जो है अच्छे तरह से जो चारों लॉक्स है
वो बाहर निकल आया है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो कूलर है वो अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अब हम CPU फैन प्लग को जो है CPU फैन सॉकेट में लगा देंगे। सॉकेट में लगाते वक्त जो है नॉच का ध्यान रखिएगा, नॉच को अलाइन करके आपको सॉकेट को लगाना है। अब हम रैम स्लॉट के दोनों क्लिप्स को ओपन करके और रैम स्लॉट के बीच के जो नॉच को हम अलाइन करके रैम को हम जो है हल्के से प्रेस करके इसमें इंस्टॉल कर देंगे। रैम आपका जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको हल्के से एक क्लिक की आवाज़ सुनाई देगी। अब हम इसमें NVMe स्टोरेज को भी इंस्टॉल कर लेंगे। NVMe स्टोरेज को इंस्टॉल करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि जो स्लॉट पे और NVMe स्टोरेज पे जो नॉच बना रहता है उन दोनों को अलाइन करके ही इंस्टॉल कीजिएगा। अब सारे मेन कंपोनेंट्स जो है वो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम अपने कैबिनेट की तरफ चलते हैं और कैबिनेट को तैयार कर लेते हैं मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए। अब हम पावर सप्लाई यूनिट को भी कैबिनेट में इंस्टॉल कर लेंगे। पावर सप्लाई को इंस्टॉल करते वक्त ध्यान रखिएगा कि जो फ़ैन वाला साइड जो है वो नीचे की तरफ रहे, जिससे जो है ये नीचे के कैबिनेट के नीचे के वेंटिलेशन से ये फ्रेश एयर इनटेक कर सके। अब हम मदरबोर्ड के आईओ शील्ड को भी परफेक्टली लोकेट करके इसे कैबिनेट में इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आपका ये फिट बैठ जाएगा आपको एक हल्के से क्लिक की आवाज़ सुनाई देगी। अब हमारे कैबिनेट के साथ जो इस पैकेट में जो स्क्रूज आए थे उनको मैंने निकाल के इस बॉक्स में रख दिया, जिससे हमें इसमें से चुन के लेने में आसानी होगी और ये जो स्क्रूज है वो गुम भी नहीं होंगे। अब हमें ये जो कुछ स्टैंड ऑफ्स मिले कैबिनेट के साथ, इनको हम जो है मदरबोर्ड के होल्स के साथ कैबिनेट में अलाइन करके हम जो है लगा देंगे, ताकि जो है हम मदरबोर्ड को प्रॉपरली जो है कैबिनेट में फिट कर सकें। अब आप देख सकते हैं स्टैंड ऑफ जो है वो सारे अपने पोजीशन पे लग चुके हैं। अब हम जो है मदरबोर्ड को परफेक्टली अलाइन करके स्क्रू की मदद से इसमें कैबिनेट में इसमें फिट कर देंगे। अब हमारा मदरबोर्ड जो है वो कैबिनेट में परफेक्टली फिट बैठ गया है। आप देख सकते हैं सारे स्क्रूज जो है हमने लगा दिए। अब आप अगर फ़ैन को पकड़ के अगर आप थोड़ा सा हल्का सा ऐसे उठाते हैं तो आप देखेंगे कि कैबिनेट के साथ ही ये उठ के ऊपर आता है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो अच्छे तरीके से फिट बैठ गया है। अब हम केबल को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे और सबसे पहले जो है दो मेन जो केबल्स है हमारे मदरबोर्ड पे जो लगते हैं 24 पिन और जो 8 पिन CPU कनेक्टर है, उसे हम जो है अलग करके आगे की तरफ जो है होल्स के थ्रू डाल देंगे। आपको कौन सा केबल किसके लिए यूज करना है वो आपको हर केबल के प्लग पे टेक्स्ट मार्किंग में मिल जाएगा। PCI केबल जो है वो हमारे ग्राफिक्स कार्ड में काम आता है। इससे जो है हमारे ग्राफिक्स कार्ड को पावर मिलता है, तो इसे हम जो है नीचे के होल्स से जो है राउट कर लेंगे। अब ये आपको जो केबल दिख रहा है वो आपको सिर्फ PCI 5.0 सपोर्टेड पावर सप्लाई में ही देखने को मिलता है। इससे आप जो है नए जनरेशन के ग्राफिक्स कार्ड जैसे कि RTX 40 सीरीज और 50 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड में यूज कर सकते हैं।
अब बाकी के जो केबल्स बच रहे हैं वो फिलहाल हमारे इस बिल्ड में कहीं पे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई साटा हार्ड डिस्क या SSD फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारे जो साटा पावर केबल्स है वो यूज़ में नहीं आएंगे। सिर्फ इसमें से जो है हमें एक मोलेक्स पावर कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे फ़ैन को पावर देने के लिए काम आएगा। तो बाकी के केबल्स को हम फोल्ड करके PSU श्राउड में डाल देते हैं। अब हम 24 पिन और 8 पिन CPU केबल को मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करते टाइम हम जो है सॉकेट पे और केबल के प्लग पे बने नॉचेस को अलाइन करके लगाएंगे। अब हम कैबिनेट के फ्रंट पैनल कनेक्टर्स को भी जो है होल्स के थ्रू राउट करके आगे की तरफ ले जाएंगे और इन्हें मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। USB 3.0 कनेक्टर को नॉच के साथ अलाइन करके हम मदरबोर्ड के 3.0 सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे और बाकी के कनेक्टर्स को हम जो है कनेक्टर के ऊपर बने टेक्स्ट मार्किंग से और मदरबोर्ड के पिन्स के पास जो टेक्स्ट मार्किंग के साथ हम अकॉर्डिंगली उन्हें कनेक्ट कर देंगे। अब HD ऑडियो और USB कनेक्टर को भी मदरबोर्ड पे पिन के साथ सही से अलाइन करके लगा देंगे। इसके लिए भी आपको जो है मदरबोर्ड पे और कनेक्टर्स पे जो दोनों पे है आपको टेक्स्ट मार्किंग मिल जाएगी। अब इस कैबिनेट में जो फैंस लगे हैं वो डायरेक्टली PSU से पावर लेते हैं मोलेक्स कनेक्टर के थ्रू, तो हम जो है फैंस को जो है मोलेक्स कनेक्टर के थ्रू PSU से निकल रहे जो मोलेक्स पावर कनेक्टर है उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब हमारा PC बिल्ड लगभग तैयार हो चुका है। अब हम पीछे के केबल्स को जो है जिप टाइज के थ्रू थोड़ा मैनेज कर लेंगे ताकि हमारा बिल्ड जो है वो क्लीन और अच्छा दिखे। फाइनली हमारा नेटवर्क कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड का जो है इंस्टॉलेशन बाकी है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी थी। हमने जो है ग्राफिक्स कार्ड को सबसे पहले लगा दिया था, नेटवर्क कार्ड को हम बाद में लगाने वाले थे, पर बाद में हमें पता चला कि जो 1x स्लॉट जो है उस तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। 1x स्लॉट पे ही जो है हमारा नेटवर्क कार्ड इंस्टॉल होता है और 1x स्लॉट जो है वो ग्राफिक्स कार्ड के बिल्कुल ही नीचे था और कैबिनेट की हाइट जो छोटी होने के कारण जो है नीचे हाथ हमारा पहुंच नहीं पा रहा था, जिससे हम जो है नेटवर्क कार्ड को इंस्टॉल कर सकें। तो हमें जो है ग्राफिक्स कार्ड को फिर से निकालना पड़ा और पहले जो है 1x कार्ड को इंस्टॉल जो नेटवर्क कार्ड को इंस्टॉल करके फिर हमें जो है ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करना पड़ा। अब हम सबसे पहले जो है USB पावर केबल को जो है हम नेटवर्क कार्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम जो है इसको मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करते हैं। अब हम नेटवर्क कार्ड के ब्रैकेट के अकॉर्डिंग एक PCI स्लॉट कवर को निकाल देंगे और इसे PCI 1X स्लॉट पे इंस्टॉल कर देंगे। अब हम नेटवर्क कार्ड के USB कनेक्टर को जो है मदरबोर्ड के USB हेडर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हमें जो है एक और प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। इस स्पेसिफिक मदरबोर्ड पे जो है हमें गीगाबाइट के इस H610M के DDR4 मदरबोर्ड में जो है हमें एक ही USB हेडर देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है हमें फ्रंट पैनल के जो है USB पोर्ट का जो है हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा ताकि हम जो है नेटवर्क कार्ड को पावर दे सके। अब हमारा नेटवर्क कार्ड इंस्टॉल हो चुका है। USB पावर कनेक्टर के जो एक्स्ट्रा लॉन्ग केबल्स थे उनको जो है मैंने कैबिनेट में पीछे की तरफ डाल दिया, जिससे जो है बिल्ड का लुक क्लीन दिखे। अब हम ग्राफिक्स कार्ड को भी X16 स्लॉट पे इंस्टॉल कर लेंगे। इससे पहले हम PCI स्लॉट के कवर्स को ग्राफिक्स कार्ड के ब्रैकेट के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे ताकि हम ग्राफिक्स कार्ड को आसानी से इंस्टॉल कर सकें। ध्यान रखें कि ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करने से पहले आप X16 स्लॉट के इस जो क्लिप को जो है पीछे की तरफ धकेल के ओपन कर दीजिएगा
ताकि जो है आपका ग्राफिक्स कार्ड आसानी से इसमें बैठ जाए और जब का ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल हो जाए तो ये अपने जगह पे लॉक हो जाए। यहाँ पे भी जो है आपका ग्राफिक्स कार्ड जब परफेक्टली फिट बैठ जाएगा तो आपको जो है एक हल्के से क्लिक की आवाज़ सुनाई देगी, जिसका मतलब ये है कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है स्लॉट में लॉक हो चुका है और अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अब फाइनली हम PCI पावर कनेक्टर के प्लग को और ग्राफिक्स कार्ड के सॉकेट पावर सॉकेट के ऊपर बने नॉचेस को अलाइन करके इन्हें कनेक्ट कर देंगे। एंड में हम नेटवर्क कार्ड के एंटीना को और कैबिनेट के साइड पैनल को लगा लेते हैं और इसी के साथ जो है हमारा बिल्ड जो है बन के तैयार है। बिल्ड कंप्लीट होने के बाद भी हमें जो है एक और छोटे से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। हमारा जो RTX 3060 Ti जो ग्राफिक्स कार्ड था, जो कि किसी कारण से जो है डिस्प्ले आउटपुट नहीं दे रहा था, तो हमें जो है अपने एक एक्स्ट्रा PC में से जो है GTX 1650 जो आप अभी ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ देख रहे हैं वो 1650 है, जिसे हमने जो है टेम्पररी डिस्प्ले आउटपुट देने के लिए लगाया है ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा जो PC बिल्ड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रॉपरली जो है हमारा सिस्टम अब वर्क कर रहा है। हमने जो टेम्पररी ग्राफिक्स कार्ड लगाया डिस्प्ले आउटपुट के लिए वो प्रॉपरली इसमें जो है वर्क कर रहा है और डिस्प्ले आउटपुट दे रहा है। तो हमारा PC बिल्ड जो है वो कंप्लीट हो गया है, पर हमने जो इसमें RTX 3060 Ti ग्राफिक्स कार्ड जो इसमें लगाने के लिए हमने लिया था वो हमने जो है प्री ओन्ड यूज़ कंडीशन में एक सेलर से लिया था, जिसमें हमें सेलर ने जो है 7 डेज़ का टेस्टिंग वारंटी दिया था। तो जो ग्राफिक्स कार्ड जो है हमारा वर्क नहीं कर रहा था, डिस्प्ले आउटपुट नहीं दे रहा था, जिस कारण से हमने जो है सेलर को वो रिटर्न कर दिया। फिर रिफ़ंड लेके हमने जो है कुछ दिनों तक वेट किया और अच्छे डील्स ढूंढे। तो कुछ दिनों बाद जो है हमें एक दूसरे सेलर से जो है इस कलरफुल iGame RTX 3060 Ti का डील मिल गया, जो कि हमें इस ग्राफिक्स कार्ड पे जो है हमें सेलर ने 1 मंथ की टेस्टिंग वारंटी दी और ये ग्राफिक्स कार्ड भी जो है जो प्री ओन्ड यूज कंडीशन में है, पर उसके हिसाब से जो है ये ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी अच्छे कंडीशन में था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये रहा बिल्ड के कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा सिनेमैटिक। तो इसी के साथ अब हम वीडियो के एंड तक आ गया। अब सबसे पहले मैं इस कैबिनेट के साथ मेरे बिल्ड एक्सपीरियंस की बात कर लेता हूँ। बिल्ड एक्सपीरियंस मेरा इस कैबिनेट के साथ लगभग अच्छा ही रहा है। केबल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही आसान रहा है, जो कि इस कैबिनेट के बैक साइड पे आपको जो है काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है, जिसके कारण केबल मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। बिल्ड प्रोसेस के दौरान मुझे एक छोटी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इस कैबिनेट का हाइट जो है वो लो है और मैंने ग्राफिक्स कार्ड को पहले ही लगा दिया था, जिसके कारण जो है मुझे नेटवर्क कार्ड लगाने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई ग्राफिक्स कार्ड के साथ एक्स्ट्रा PCI 1x स्लॉट कार्ड भी यूज कर रहा है और जो है मदरबोर्ड पे 1x स्लॉट जो है वो 16x स्लॉट के बिल्कुल ही नीचे है, तो उसे जो है सबसे पहले जो है 1x स्लॉट वाला कार्ड जो पहले लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है ग्राफिक्स कार्ड को लगाना होगा, जैसा कि मैंने इस बिल्ड में किया। इस कैबिनेट में कमी की बात करूँ तो, जो कि मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी, इस कैबिनेट में आपको जो है 3 फैंस देखने को मिलते हैं, जो कि रिवर्स ब्लेड फ़ैन नहीं है। और इस तरह के कैबिनेट में जो है रिवर्स ब्लेड फ़ैन का होना ज़रूरी हो जाता है, जो कि खासकर जो 2 साइड के फ़ैन होते हैं वो तो और भी ज़रूरी हो जाता है। और ये तीनों फैंस जो है एज ए एग्जॉस्ट फ़ैन लगे हुए हैं, जो कि थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ में।
अगर ये कोई भी ये कैबिनेट लेता है, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो साइड के दोनों फ़ैन हैं उनको आप पलट के लगा दें। इससे शायद आपको फैंस का जो है लुक थोड़ा सा ख़राब लग सकता है, पर इससे आपके कैबिनेट का जो एयर सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा। एक और छोटी सी कमी मुझे ये लगी कि इसमें जो है आप ओनली एक ही SATA SSD या हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, जो कि सामने की तरफ लगेगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ओवरऑल जिस प्राइस पे ये कैबिनेट आपको मिल रहा है, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अपने आप को ये जस्टिफाई करता है। अगर फैंस को इग्नोर करें तो बिल्ड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है। फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई ये कैबिनेट ले रहा है तो बाद में कुछ एक्स्ट्रा इस पर स्पेंड करके एक अच्छा सा फैंस का सेट खरीद ले और इसमें लगा ले। अब हम इस वीडियो के आखिरी और इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं। अब मैं आपको इस बिल्ड का जो है कंप्लीट टोटल कॉस्टिंग बताऊंगा। सबसे पहले प्रोसेसर से शुरुआत करते हैं। i5 14400F हमें न्यू शील्ड पैक 11,900 का पड़ा। मदरबोर्ड ओपन बॉक्स यूनिट था जो कि हमें 5600 रुपीज़ का पड़ा। 16 GB के 2 स्टिक टोटल 32 GB का किट ब्रांड न्यू शील्ड पैक हमें 4600 का पड़ा। 1 TB NVMe SSD ओपन बॉक्स कंडीशन में हमें 4000 का पड़ा। और 550 वाट का न्यू शील्ड पैक जो पावर सप्लाई हमें 3300 रुपीज़ का पड़ा। कैबिनेट न्यू शील्ड पैक हमें 2800 रुपीज़ का पड़ा। और एंड में जो है RTX 3060 Ti यूजेड ग्राफिक्स कार्ड हमें जो है 1600 रुपीज़ का पड़ा, जिससे हमारा बिल्ड का जो है टोटल कॉस्टिंग पहुंच गया है 48,200 रुपीज़ पे। तो आपको कैसा लगा इन कंपोनेंट्स की प्राइसिंग? ज़रूर मुझे आप सब लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। तो ये था इंटेल 14 Gen पे बेस्ड 50K गेमिंग एंड एडिटिंग PC बिल्ड विद एंट वैल्यू CV200 कैबिनेट। आई होप आप सभी को ये बिल्ड और वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर कोई फीडबैक या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके बता सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी गेमिंग।